हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। मैथ सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज क्लास 10th में हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले जो वीडियो आई थी मैंने अपलोड किया था, उसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 कराया गया था। और 3.1 में आपको बताया गया था कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब अलजेब्राइकली कैसे लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद उसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये दो चीज़ें बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देखिए, ठीक है। और मेरा फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आप देख रहे होंगे, और जैसे ही उसको एक बार क्लिक करेंगे आप क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उससे आपको मुझे कुछ पैसे नहीं मिल जाएंगे, ना मुझे आपसे मिलेंगे, ना मुझ, और उससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसको करने से ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो आपके लायक अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपको मिल जाता है, और वहाँ से आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे। दूसरी बात है कि आपको यदि मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो उसको शुरू से अंत तक देखिए पहले। दूसरी बात, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेजते रहें। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, और एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का आज हम लोग करेंगे। और इसमें 3.2 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें दो प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि बुक तो आपके पास होगी, बुक होगी तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, वहाँ से देख ही रहे होंगे। अदरवाइज़ बुक नहीं है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो वहाँ से आप क्या करेंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ध्यान से देखिए, ये 10th क्यों यूज़ किया गया है, क्लास 10th के लिए। और ये 10 क्या है, 10 स्टूडेंट है। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्यूज। 10 के बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यूज में भाग रहे हैं। वो क्लास 10 के बच्चे कितने हैं, काउंटिंग में 10 है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना बॉयज़ की संख्या दी हुई है ना गर्ल्स की संख्या दी हुई है, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स में रिलेशन दिया है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ये मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ है। कितना मोर देन, 4 मोर देन। तो इन्हीं कंडीशनों से हम क्या करेंगे, अपना इक्वेशन बनाएंगे, अलजेब्राइक इक्वेशन बनाएंगे, जिसको हम सिखा चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पर भी हम करेंगे। तो मैं बताया था कि जो अननोन हो, क्या अननोन हो, बॉय और गर्ल्स की संख्या अननोन है। जो अननोन होगा उसी को एक्स और वाई हम मान लेते हैं। किस में, मैथ्स में। तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन फर्स्ट। और सॉल्यूशन फर्स्ट में आपका जो अननोन है वो क्या है, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। हमने मान लिया कि बॉय की संख्या कितनी है, एक्स है, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, वाई है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, वाई है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताइए कि बॉयज़ की संख्या x और गर्ल्स की संख्या y हो गई, और ये दोनों मिलके ही तो 10 हैं, क्योंकि 10 ही बच्चे क्या हो रहे हैं, मैथमेटिक्स सिस्टम में भाग रहे हैं। मतलब इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए x प्लस वाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। चलो भाई, पहला इक्वेशन तो आ चुका कि x प्लस वाई 10 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या अधिक है, यहाँ भी अधिक है। हर जगह आजकल लड़कियाँ क्या हो जा रही हैं, अधिक हो जा रही हैं, ठीक है ना। और कुछ जगहों पर तो कहेंगी कि मैं गर्ल्स हूँ, मुझे क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए, जो भी चीज़ें हुई। और जहाँ पर भीड़ लगाना है, सबसे ज़्यादा ये सब भीड़ लगाती हैं। सब सुन रही होंगी मेरी बात, तो बुरा लग रहा होगा उन लोगों को। ऐसे मैं जोक कर रहा था, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिए, कुछ एंजॉय करते रहिए, ठीक ना। लड़कियाँ बहुत बदमाश होती हैं, ठीक है ना, लड़के बहुत अच्छे होते हैं। अब बच्चे बहुत खुश होंगे आज सुन के कि सर तो मेरी बड़ाई कर रहे हैं,
लेकिन सही बात है कि ये लड़कियां बहुत बदमाश होती हैं। भाई लड़कियां बदमाश होती हो तुम लोग। अब ये कह रही हो कि सर क्या कह रहे हैं, तो सर सही कह रहे हैं भाई। ये सब मजाक चल रहा है हंसने के लिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, अच्छी बात है कि किसी क्यूज़ में क्या हो रहे हैं, लड़कियां अधिक भाग ले रही हैं। इसका मतलब लड़कियां सिंसियर हैं, लड़कियां क्या हो सकती आगे रहती हैं, हर वर्क में आगे रहती हैं, लड़ाई झगड़े में भी। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कियों की संख्या, लड़कियों मतलब वाई कितना है, लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या तो x है, उसमें जैसे ही आप 4 ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, गर्ल्स की संख्या के बराबर हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये गर्ल्स की संख्या, ये बॉयज़ की संख्या, लेकिन गर्ल्स की संख्या क्या है, बॉयज़ से 4 अधिक है। इसका मतलब जैसे ही आप बॉयज़ में, या ये कह लो कि y माइनस एक्स, यहाँ पर ये गर्ल्स है और ये क्या है, बॉयज़। ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। गर्ल्स माइनस वाई, गर्ल्स की संख्या है कितनी अधिक, 4 अधिक है। मतलब गर्ल्स में से यदि बॉय को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। ये दूसरा इक्वेशन आ गया आपका। क्या आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समस्या को आप तो क्या कर लीजिए, अलजेब्राइक लिख भी लीजिए और इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए। इसका क्या करिए, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए। तो बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, थोड़ी जगह बच जाती है। तो यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन टेबल बनाइए, छोटा सॉल्यूशन टेबल बना रहे हैं x y। अब x की वैल्यू यदि 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि आप कोई एक वेरिएबल अपने से रखेंगे, दूसरा वेरिएबल क्या करेंगे, इक्वेशन से निकालेंगे। जब x की वैल्यू हमने 0 रखा तो इक्वेशन से y 10 आया, जब y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसको यदि ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली क्या करेंगे आप, रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलो करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ध्यान से देखते जाइए, 5 6 7 8 9 10। तो एक तो पॉइंट बनेगा क्या भाई, 0,10। एक क्या बनेगा, 0,10। एक क्या बनेगा, 10,0। ये सब बातें आपको प्रीवियस वीडियो में 3.1 के एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ, और इसको ध्यान से वहाँ देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट बन गया, 0,10। तो 0,10 मतलब वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0,10। और एक है 10,0 मतलब एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा, 10,0। ये 2 पॉइंट आ गया। और अब क्या करेंगे, आप इसको मिला देंगे। इसको आप मिलाइए, ध्यान से देखिए, मिलाइए। स्केल की हेल्प से मिलाइएगा, ग्राफ पेपर पर बनाइएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए अब दूसरा क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। यहाँ टेबल बना लीजिए। x की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पर y इक्वल टू 4, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू -4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बन गया भाई, पॉइंट बन गया यहाँ पर 0,4 और -4,0। तो 1 2 3 4, यही पॉइंट होगा क्या, -4,0, -4,0 और 0,4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 0,4। अब क्या करिए, इसको मिला दीजिए, ठीक ना। इसको क्या करिए, मिला देंगे, ये बन गया। क्लियर हो रही बातें। अब बताए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वही क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यही ना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, और 1 2 3, ये कहाँ कट कर गया, 3, 7 पे कट कर गया। ध्यान से देखिए कहाँ कट कर गया, 3, 7 पर। अब x की वैल्यू जहाँ कट किया वहाँ x क्या आ गया, x मतलब 3, और जहाँ कट किया y कितना आ गया, 7 आ गया। सॉल्यूशन हमारा मिल गया। जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं आपका क्या होता है, वही सॉल्यूशन होता है। तो कहाँ कट कर गया है, 3 7 पर। कैसे 3 हुआ, ये 3 आ गया और इधर से काउंट करोगे तो 7, ये पॉइंट क्या हो गया, 3, 7 हो गया। ध्यान से देखिए, उसको हमने अलजेब्राइक लिखा, दोनों का ग्राफ बनाया, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वही आपका सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू 3 मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। बस दोनों को जोड़ोगे तो 10 भी आएगा, और यहाँ गर्ल्स की संख्या देख भी रहे हो कि बॉय से कितना आ गया, 4 अधिक आ गया। तो ये सॉल्यूशन था। क्लियर हो रही बातें, बहुत आसान था, नोट कर लीजिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, अगला देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर पेंसिल और पेन की कॉस्ट दी हुई है। 5 पेन और 7 पेंसिल और 7 पेन की दोनों की कास्ट मिला के 50 रुपये दिया हुआ है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट क्या हो रहा है, 46 रुपया। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल दैट वन ऑफ पेन। ठीक है ना, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी और एक पेन की कीमत क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट ही अननोन है, और अननोन जो होता है उसी को x और y मान लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी मिटा देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह ज़्यादा लग रहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो क्वेश्चन आपके पास होगा। अब चलिए मिटा देते हैं, आप क्वेश्चन देखते रहिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 पेन एंड 7 पेंसिल, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो यहाँ पर जो अननोन है उसको लिख लेते हैं। तो अननोन क्या हो गया, फर्स्ट क्या सेकंड, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज़। हमने मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत x और एक पेन की कीमत क्या है, y रुपीज़ है। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो देखो एक पेंसिल का x रुपीज़ तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेन का y रुपीज़ तो 7 पेन का 7y। एक पेंसिल की कीमत x तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेन की कीमत y तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 7y, और दोनों को ऐड कर देंगे। ये तो कितना आ गया, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन की कंबाइंड टुगेदर कॉस्ट निकल गया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है पहले से, आपको कितना दिया हुआ है, 50। पहला ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब दूसरे में कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल x तो 7 पेंसिल क्या होगा, 7x, और 5 पेन कह रहा है, एक पेन y तो 5 पेन 5y, और दोनों की कास्ट मिला देंगे टुगेदर तो दिया है 46। ये एक क्वेश्चन बन गया है। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस पर कोई पॉइंट निकालते हैं। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, xy। अब यदि x की वैल्यू 3 रखोगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 15 हो जाएगा। इसमें 3 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 में से 15 माइनस होगा 35, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 5। क्या आ गया, y की वैल्यू 5 आ गया। अब फिर इसमें क्या रखा जाए। अब तुम कहोगे सर x की वैल्यू आपने 0 क्यों नहीं रखा। देखो 0 इसलिए नहीं रख रहे हैं कि 0 रखने पर y फ्रैक्शन आएगा। 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू 50/7, और हम बताए थे आपको कि फ्रैक्शन से बचिएगा, इसलिए हमने x की वैल्यू 3 रख लिया। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, x की वैल्यू क्या रखोगे,
बोलो। अब तो फ्रैक्शन में ही आएगा। 10 लिख लो, x की वैल्यू 10 रख लो। तो जब 10 रख लोगे तो 50 होगा, 50 से कट जाएगा, रख लो x बराबर 10। तो 10 रखोगे इसमें तो क्या होगा, 10 × 5 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो पॉइंट तो बन गया 2, पहले वाले से 2 पॉइंट निकल के आ गया। क्या बन गया भाई, 3,5 पॉइंट बना और 10,0 पॉइंट बना। 2 पॉइंट बन के आ गया हाथ में, 3,5 और 10,0। 3,5 और 10,0, ये 2 पॉइंट हमारे बन गए हैं पहले पे। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है आपका, 7x + 5y = 46। हाँ, कितना रखेंगे बताइए। ऐसा रखिए कि फ्रैक्शन ना आए, ऐसा रखिए कि फ्रैक्शन ना आए। तो रख लीजिए x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 रखिए। x की वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 56 5y तो 46 5y क्या -10, y की वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा 8 पर -2। अब नेक्स्ट यहाँ पर y आ गया -2। अब देखिए कैसे आ गया है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हम मिटा देते हैं, ठीक ना। x = 8 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगा, क्योंकि जगह नहीं है, ग्राफ भी तो बनाना है। बोलिए। और इसके बाद से देखिए इसी में x की वैल्यू क्या रख दीजिए आप, 3 रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 21 + 5y = 46, 5 = 25, y की वैल्यू क्या आ गया 5, तो 3,5 आ गया। x की वैल्यू 3 रखे तो y क्या आ गया 5। कहाँ रख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में बार बार रख रहे हैं। हमको यहाँ भी 2 पॉइंट निकल के आ गए, एक 8,-2 आया और दूसरा क्या आएगा 3,5 आया, ठीक। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं, बहुत आसान है ग्राफ बनाना। पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3,5, तो 1 2 3, 5 कितना है 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 3,5। और अगला है 10,5, कितना है 10,5, एक 3,5 हो गया और दूसरा है 10,5, तो हो गया 10 लिखिए 10,0, तो x पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10,0। और यहीं से इन्हीं दोनों पॉइंट से निकल के जाएगा, ये हो गया आपका ये कौन सा इक्वेशन हो गया, पहला क्या है 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, क्लियर। दूसरा है आपका 7x + 5, यहाँ पर 2 पॉइंट निकला है, एक क्या है 10 - 2, 10 - 2 x पर 8 - 2, x पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और -2 1 2 यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 8 - 2 और 3,5, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ से होके जाएगा इस तरह से, ये आ गया। ये दूसरा लाइन कितना हो गया 7x + 5y = 46। ग्राफ बना लिए। अब कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,5 पर, मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू 5 आया, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x = 3 मतलब ये पेंसिल की कीमत कितना आएगा 3 और y की वैल्यू 5, तो पेन की कीमत कितना आ जाएगी 5 रुपीज़ आएगी। पेंसिल 3 रुपीज़ का होगा एक और पेन 5 रुपीज़ का होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, वीडियो के रिवाइंड करके देख लीजिएगा, 1-2 बार समझ में आ जाएगा आपको, जो दिक्कत होगी बताइएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इसको तो मैं बता चुका हूँ, इसकी थियरी पूरी, जो लोग भी अच्छे से पढ़े होंगे, प्रीवियस 2 वीडियो पढ़ा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोग कर लिए होंगे, उसमें कोई आपको दो राय नहीं है कि ना किए हों, आप लोग बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, ठीक ना। लेकिन अब हम बता भी देते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, इससे मुझे पता लग रहा है। वीडियो का जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ तो उससे पता चलता है क्लास 10 के बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए मैं आपको क्या क्या बताया था उसको मैं देख लेता हूँ। बताया ये था कि यदि a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, तो पहला कंडीशन मैंने बताया था कि यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब क्या होगा, इस दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या बोलेंगे इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। दूसरा में हमने बताया था कि a1/a2 = यदि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो नो सॉल्यूशन का केस आएगा। सॉरी, इसको छोड़ दो, इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा, और इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। ये क्या बनाएंगे, कॉन्सिडेंट लाइन बनाएंगे। और तीसरा आपको बताए थे आपको कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर होती है लाइन, क्या होती है, ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइन होगी। ये आपको तीनों कंडीशन हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी हमने लिखवा दिया। क्या लिखवाया कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ग्राफ बनाएंगे तो कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब एक ही पर बन जाएगी। और यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ग्राफ बनाएंगे तो। अब एक चीज़ बता दें कि ये दोनों केस आएगा तो कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और ये नो सॉल्यूशन वाला क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, कौन पैरेलल होगा, कौन सा कॉन्सिडेंट होगा। क्लियर, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दिया है 5x - 4y। देखो, यदि ये इधर भी रहता है, जैसे इस तरह भी रहता है, तभी भी यही कंडीशन होगा। उधर दोनों कांस्टेंट रहे या दोनों कांस्टेंट इधर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, या तो दोनों कांस्टेंट उधर रख के ही अप्लाई करिएगा, या तो दोनों कांस्टेंट इधर रख के करिएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि a1x प्लस, या ऐसे a1x + b1y = c1 लिखा है, और a2x + b2y + c2 = 0 रखा है। तो इस तरह से मत अप्लाई करिए। या तो दोनों कांस्टेंट, मतलब इसको भी इधर लाइएगा, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ये याद रखिएगा। या तो दोनों कांस्टेंट उधर है तभी भी ये सेटिस्फाई करेगा, या तो दोनों कांस्टेंट इधर है तभी भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो दिया है 4x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0, ये दिया है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा पैरेलल होगा, तो हम देख रहे हैं कि पैरेलल का ये केस है, और पैरेलल केस हो या कॉन्सिडेंट केस पूछे या इंटरसेक्टिंग पूछे, सब में a1, a2, b1, b2, c1, c2 तो निकालना ही पड़ेगा। तो जब कंपेयर करेंगे इसको पहले इक्वेशन से, तो यहाँ पर क्या आएगा, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4 साइन के साथ लिखेंगे, और c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 9। अब यहाँ निकालेंगे a1/a2 कितना आ जाएगा, 5/7, b1/b2 कितना आ जाएगा, -4/6, और c1/c2 कितना आ जाएगा, 8/-9। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a1/a2 की वैल्यू 5/7, b1/b2 की वैल्यू -, ये दोनों इक्वल तो है नहीं,
मतलब नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। और जब ये कंडीशन आ गया तो फिर अब C1/C2 का काम ख़त्म हो गया, और ये मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये हुआ कि यदि इसका ग्राफ बनाते हो तो वो इंटरसेक्ट करेगा। आपको इंटरसेक्ट करना नहीं है, ठीक ना, आपको केवल क्या करना है, कंपेयर करके बताना है कि इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें दूसरे के फर्स्ट में। अब यदि यही पूछ दिया होता है कि ये कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा, तो आप बताओगे इन दोनों में से कोई भी केस आएगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा। मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, लेकिन कॉन्सिस्टेंट पूछा होता तो आप लिखते कि देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर क्या, कॉन्सिस्टेंट। ठीक ना, क्या बताते थे? कॉन्सिस्टेंट बताते, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन तो यूनिक आएगा। सॉल्यूशन देखो यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। एक ही केस में इनकॉन्सिस्टेंट होगा जब सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब पैरेलल वाले केस में, तो ये कॉन्सिस्टेंट भी होगा। पूछा नहीं है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन है उसमें आपको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट ही पूछ रहा है, तो इन दोनों केस में से कोई भी आएगा तो कॉन्सिस्टेंट बोल देंगे। जैसे पहला आ गया तो ये कॉन्सिस्टेंट भी था, ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग होगा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो यूनिक आएगा। ये चीज़ें हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 9x दूसरे का दूसरा, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। अब a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। ये चीज़ें हैं, कंपेयर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ये आ गया। अब निकालेंगे a1/a2, कितना आएगा? 9/8। एक चीज़ और भी करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। यदि सिंप्लीफाई हो जाए तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। फिर b1/b2 कितना हो जाएगा? 3/6 जो आएगा 1/2, और c1/c2 आ जाएगा 12/24, ये भी आ जाएगा 1/2। सॉरी, ये 9/18 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। तो हम देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो गया। देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दिस इम्प्लाइज दैट लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट हो जाएगा। कॉन्सिडेंट हो जाने का मतलब ये होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट आए, क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट होगा। यदि आपसे पूछा होता कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा, तो आप जैसे ही ये केस आ गया, अभी बता रहे थे, इन दोनों में से कोई भी केस आए तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये कंसिस्टेंट भी है। वैसे आपको कॉन्सिडेंट और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग बताना था, तो यहाँ पर क्या होगा? लाइन क्या हो जाएगा? कॉन्सिडेंट हो जाएगा। तीसरा देखिए, दूसरे का थर्ड। दूसरे का थर्ड 6x - 3y + 10 = 0। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1, c2 = 9। आ गया। अब निकालिए a1/a2, कितना हो जाएगा? 6/2। कितना आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -3/-1, कैंसिल करिए, 3/1 हो जाएगा। c1/c2 कितना हो जाएगा? 10/9। सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम क्या देख रहे हैं? ये तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा इन दोनों के, तो हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब नो सॉल्यूशन का केस आ गया। क्या आ गया? नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन मतलब आपसे एक पैरेलल और इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट पूछा है, तो यहाँ से लिखेंगे कि जो पैरेलल का केस हो गया। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। कुछ भी पूछे, नो सॉल्यूशन पूछे,
ये आ गया नो सॉल्यूशन होगा। यही पैरेलल का भी कंडीशन होता है, ये इनकॉन्सिस्टेंट का भी होता है। तो दूसरा यदि आप कर लेंगे, अच्छे से कर लिए होंगे, तो दूसरे पर बेस्ड है आपका तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें A1 कह रहा है कि कंपेयर करिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 और चेक करिए कि कौन सा कॉन्सिस्टेंट होगा, कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब ये नहीं कराएंगे हम। चौथा में भी कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट देखना है, और यदि कॉन्सिस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना, मतलब इन दोनों में कॉन्सिस्टेंट होगा तो इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ये जब केस होगा तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, ये केस होगा तो दोनों एक ही पर दोनों लाइन बन जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। और इनकॉन्सिस्टेंट आएगा तो लिख के छोड़ देंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन है, तो इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। अब ये हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द perimeter of rectangular garden, rectangular garden whose length is 4 meter, length is 4 meter, more than its width, more than its width, ठीक ना, is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम था, इसको हम देख रहे हैं। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स width इस 36 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 है, और उसके विड्थ में और लेंथ में रिलेशन दिया है। लेंथ क्या है, 4 मीटर अधिक है उसके विड्थ से, मतलब चौड़ाई से, तो उसकी डायमेंशन पूछ रहा है। ग्राफिकल सॉल्यूशन भी इसका निकालना होगा हमको। इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो एक पहले बना लेते हैं, आप क्या बना लीजिए, रेक्टेंगुलर गार्डन बना लीजिए, और मान लीजिए कि इसकी लेंथ कितनी है, x है, और इसकी विड्थ कितनी है, y है, ठीक। तो ले लीजिए, लेट सॉल्यूशन यहाँ से। तो सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे कि लेट x मीटर बी द लेंथ ऑफ गार्डन एंड y मीटर with the width of, हमने मान लिया कि x मीटर क्या है, गार्डन की लेंथ है, और y मीटर क्या है, गार्डन की विड्थ है। अब क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब ये हुआ कि लेंथ तो x है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। लेंथ कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है विड्थ से, मतलब लेंथ में जब विड्थ को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना। लेंथ और ये विड्थ, लेंथ अधिक है, कितना अधिक है, कैसे पता चलेगा, लेंथ में से जब विड्थ को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। क्वेश्चन में दिया है 4 मीटर अधिक है, तो 4 कर देंगे। अब कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, हाफ करेंगे तो 2, ये तो पेरीमीटर हो गया। आप पेरीमीटर का जानते हैं ना फार्मूला रेक्टेंगुलर गार्डन का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यही ना पढ़े हो रेक्टेंगुलर का, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर हो गया। हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये दिया है 46, कितना दिया है
36 दिया है, ये तो कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ये दूसरा हो गया, ये पहला इक्वेशन बना और ये दूसरा बना, और इन्हीं का क्या करना है, प्लॉटिंग करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं क्या क्या लिखे हैं। अब हम मिटा देते हैं, ये सब कहानी मिटाते हैं क्योंकि हमको सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4, टेबल बना लीजिए। अब x की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -4, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 4, तो पॉइंट आएगा एक 0 -4 और एक क्या आएगा 4,0। ये 2 पॉइंट निकल के आ गए। फिर है आपका ये, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, xy। अब x की वैल्यू यदि 0 रखते हो तो y की वैल्यू 36, और y की वैल्यू यदि 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या होगी 36। तो ये हो गया 0,36 और 36,0। अब इसका क्या बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है, पहले वाले स्ट्रेट लाइन पर क्या बनाएंगे 0,-4। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 0,-4, और फिर 1 2 3 4, क्या होगा 4, ये हो गया। दूसरा है इसका, तो इसमें है 0,36, तो 0,36 इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ऊपर मान लीजिए बना लेते हैं। यहाँ देखो भाई, इसका हम चूँकि जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि 36 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। जहाँ 36 आएगा वो 0,36 होगा, और इधर भी क्या होगा 36,0। यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 36 तक जाएंगे, और इसको मिला देंगे। क्या दे रहे हैं, मिला देंगे। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो समझ में आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये कहाँ कट करेगा। ये कट करेगा 16 20 पे। कहाँ कट करेगा, ये 16 और 20 पर। ये हो जाएगा आपका पॉइंट होगा 16,20। मतलब ये हुआ यहाँ से x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि लेंथ उसका कितना हो जाएगा, ये गलत आ रहा है, सॉरी 20,16 पे कामा, ठीक ना। तो लेंथ आपकी हो जाएगी 20, ये थोड़ा सा गलती लिख दिए, ये 20,16 आएगा। क्या आएगा 20,16 आएगा। तो x की वैल्यू 20, मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 20 आ जाएगी, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। बहुत आसान था। उसका हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, काउंट करते जाओगे। यहाँ पर जो होगा वो x होगा, तो देखोगे कि ये कहाँ पर आएगा, किस पॉइंट पर आएगा। इस तरह करते जाओगे तो 20 पे आएगा, और इधर से गिनते जाओगे तो ये कहाँ आ जाएगा 16 पर आएगा। चूँकि ग्राफ सही बनाओगे तब। अभी हम 36 पर नहीं बनाए, पहले ही बना लिए हैं। 36 पर बनेगा आगे, और ये बनेगा ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर एग्जैक्ट 20,16 लेंथ x होगा। लेंथ को x माने हो तो x की वैल्यू 20, और ब्रेथ विड्थ को माने हो y, तो y की काम 16, मतलब लेंथ 20 मीटर और विड्थ 16 मीटर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वीडियो देख रहे हैं तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब और पूरा ज़रूर देखें, ये मेरा आप लोगों से फिर आग्रह है। एक क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, कह रहा है कि पहला ये दिया हुआ है और एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है। ऐसा लिखना है कि ये वाला जो लिखोगे वो और ये इंटरसेक्ट कर जाए। तो ध्यान से देखिए, इंटरसेक्ट करने के लिए ये कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखिए जो इसको फॉलो करता हो, ठीक ना।
तो लिख लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये तो गिवन था आपका, तो यहाँ से गिवन है तो ये a1 इक्वल टू क्या हो गया 2 और b1 इक्वल टू 3 और c1 की वैल्यू -8। अब आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना है कि यदि उसका हम कंपेयर करके a2 3 निकालिए, b2 क्या निकालिए 2 और c2 -10 निकालिए और यहाँ से a1 बाई a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, b1 बाई b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 और c1 बाई c2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा -8/10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्या देख रहे हैं a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन था उसके साथ जो हम ये इक्वेशन लिखे हैं अपने मन से वो इंटरसेक्ट, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगा। अब तुम कहोगे सर यही क्या होगा, क्या और भी इक्वेशन हो सकते हैं? तो बहुत से इक्वेशन हो सकते हैं, और भी हम लिख के दिखा देंगे आपको इक्वेशन जो इसके साथ इंटरसेक्ट करने लगेगा। तो सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि बुक से मैच करेगा। दूसरा कह रहा है कि पैरेलल, तो पैरेलल वाला कंडीशन याद करो क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो याद रखिएगा पैरेलल में तो ये वाला पोर्शन क्या होता है सेम लिख लेते हैं, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है आपको लिखना होगा 2x प्लस 3y, बस इसी में चेंजिंग कर दो, यहाँ -8 है तो यहाँ +8 कर लो, कंपेयर करो a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू 2 हो गई। देखो ये तो था फिक्स है, सबके लिए यही रहेगा, इक्वेशन दिया है। इसके साथ एक एग्जाम्पल लिखना है जो इंटरसेक्टिंग हो, तो हमने एग्जाम्पल ये लिख लिया। क्यों ऐसे, कैसे हमने समझा कि यही होगा, आप ऐसा लिखिएगा कि ये ना सेटिस्फाई कर, माने ये सेटिस्फाई करे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2, ऐसा ही लिखना है। और ऐसे बहुत से इक्वेशन आप लिख सकते हो। अब a2 2 हो गया, b2 3 हो गया और c2 कितना हो गया यहाँ पर +8। अब निकालोगे a1 बाई a2, ध्यान से देखो a1 2/2, b1 बाई b2 कितना आ जाएगा 3/3, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और c1 बाई c2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा -8/8, ये -1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 की वैल्यू भी इसको कैंसिल करोगे तो 1, b1 बाई b2 की भी वैल्यू कैंसिल करोगे तो 1, मतलब ये दोनों इक्वल आ गया। और c1 बाई c2 -1, तो c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा पैरेलल का केस। क्लियर। अब आपको क्या करना है, कॉन्सिडेंट वाला का केस करना है। तो कॉन्सिडेंट के लिए तो बहुत सा है, कॉन्सिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन लिखिए, इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 3 से 4 से, जिससे मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 6x 9y और 24 = 0। अब कंपेयर करो a2 = 6, b2 = 9 और c2 = -24। अब यहाँ पर a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 2/6, कितना होगा 1/3, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू 3/9 1/3 और c1 बाई c2 कितना होने वाला है -8/-24 = 1/3। तो हम देख रहे हैं कि तीनों 1/3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया a1 बाई a2 = b1 बाई b2 = c1 बाई c2 हो गया। और इसका मतलब होता है कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लिखना बहुत आसान होता है। कॉन्सिडेंट में क्या करेंगे आप, इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बनाइए। 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तभी भी वो कॉन्सिडेंट हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, वो भी कॉन्सिडेंट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें लिख लीजिए, वो भी इसके साथ कॉन्सिडेंट हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर लिए, वो भी इसके साथ कॉन्सिडेंट होगा। पैरेलल लिखने के लिए बहुत आसान था। पैरेलल में लिए क्या कर लीजिए, इसको दोनों में ये सेम बना लीजिए, और जो यहाँ पर कांस्टेंट है उसके अलावा यहाँ पर कांस्टेंट, ये सेम लिखिए और इसको चेंज कर लेंगे तो पैरेलल बनने लगेगा। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कर लीजिए, x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर दीजिए। इसमें जो x और y का कोफिशिएंट था, दूसरे वाले में जो लिखना चाहते हैं जो इसके साथ इंटरसेक्ट हो, उसमें क्या करिएगा, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वहाँ y कर लीजिए, यहाँ जो y का है वहाँ x कर लीजिए, तभी भी वो क्या कर लेगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सारे क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सिडेंट बनाने के लिए इसी क्वेश्चन में आप क्या करना पड़ता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना लेंगे तो वो इसके साथ कॉन्सिडेंट करेगा। पैरेलल के लिए ये वाली दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए, कांस्टेंट में अंतर कर दीजिएगा, पैरेलल हो जाएगा। और
इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए क्या करिएगा कि ऐसा इक्वेशन लिखिएगा जिसका कोफिशिएंट इससे मैच ना करे, मतलब आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ y का जो कोफिशिएंट है यहाँ x का बना लीजिए, यहाँ जो x का है वहाँ y का बना लीजिए, या तो कुछ अपने से लिख लीजिए, लेकिन ऐसा लिखिएगा जो मतलब ऐसा मत लिखिएगा 4x + 6y। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होके आया है। हाँ, एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक में 3 से मल्टीप्लाई, ये लिख सकते हैं आप, तभी भी ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब ऐसा लिखिएगा जिसमें ये ना फॉलो करे, a1/a2 = b1/b2, ये ना फॉलो करे। यदि ये होगा, ऐसा ही लिखिएगा जिसका a2 b2 ऐसा हो जिसका a1 a2 और b1 b2 के साथ रेशियो आपस में इक्वल ना आए तो इंटरसेक्टिंग होगा। ऐसे बहुत से इक्वेशन आप लिख सकते हो। और वीडियो को लाइक, शेयर और डिसलाइक ज़रूर करिए। यदि समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करिए। और आप ये कंप्लीट हो गया आपका 3.2 एक्सरसाइज, पूरा अच्छे से कंप्लीट हमने करा दिया। अब मैं जब कल आऊँगा तो 3.3 कराऊँगा। और तब तक के लिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।